जब हम बात करते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात करते हैं, एफडीआई की बात करते हैं, तो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ये बता दूं कि किसी इकोनॉमी में जो एफडीआई होता है दैट हैव द इम्पोर्टेंस रोल। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रारंभिक चरण में एफडीआई से बहुत अधिक भयभीत थी। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास विदेशी पूंजी आई भारत में, और इस विदेशी पूंजी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आई हमारे देश में पूंजी, और उसने भारत में क्या किया, पूरा अधिकार कर लिया। इसलिए हम लोग विदेशी पूंजी से बहुत ज्यादा डरे हुए थे। लेकिन 1991 का जब हम कॉन्सेप्ट देखते हैं न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म के रूप में, तो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म में हम ये देखा कि इकोनॉमी में काफी अधिक एफडीआई ने इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट किया। अब आप बताइए कि अगर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कैपिटल इंपॉर्टेंट है, पूंजी आवश्यक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी पाई जाती है। आप पूंजी के तरीके हो सकते हैं, या तो आप लोन ले लो और लोन लेकर के मशीनें ले लो, या दूसरा तरीका होता है कि आप एफडीआई विदेशी पूंजी को आमंत्रित कर लो, एफआईआई को आमंत्रित कर लो, और इसके माध्यम से डेवलपमेंट का काम किया जाए। इसमें रिस्क है कि ये लाभ का एक बड़ा पोर्शन एफडीआई के में जो लाभ का होता है ये अपने देश ले जाएंगे, और लोन में एक बहुत बड़ा रिस्क है कि लोन में ब्याज की दर बहुत ज्यादा होती है। अब आपका डिसीजन होता है कि आप क्या पसंद करते हो, कैपिटल लोन के रूप में या कैपिटल एफडीआई के रूप में। तो प्रारंभ में लोन वाला गवर्नमेंट को बहुत अच्छा इजी गोइंग रास्ता लगा, क्यों ना लोन ले लिया जाए, ब्याज दर दे दिया जाएगा और उससे कैपिटल जनरेट किया जाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रक्रिया को इनहेंस किया जाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रक्रिया को प्रमोट किया जाएगा। बाद में आया कि जो हमारे पास नॉन प्रोडक्टिव मनी है वो ब्याज के रूप में ज्यादा हो गया है। नॉन प्रोडक्टिव मनी जो आपका था वो ब्याज के रूप में ज्यादा हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जो नॉन प्रोडक्टिव मनी ज्यादा था, तो ये आपके लिए इकोनॉमी में बर्डन जनरेट करने लगा। तो इकोनॉमिस्टों ने सजेस्ट किया कि आप एक एफडीआई को क्यों नहीं आजमाते हो, क्योंकि एफडीआई एक ऐसा माध्यम है जिसके अनुसार पूंजी तो आती ही आती है, साथ ही साथ विदेशी एक्सपीरियंस भी आता है। आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि इसमें विदेशी मैनेजर आते हैं और ये एक्सपीरियंस लाते हैं जो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा। तो एफडीआई को इकोनॉमी में एक्सेप्ट किया गया, लेकिन एफडीआई एक प्रकार का रिस्क था इकोनॉमी में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका एक तरीका अपनाया कि जो हमारे पास एफडीआई से पूंजी आएगी उसका नेशनलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, हम उसका राष्ट्रीयकरण कर देंगे। ठीक है, उसको नेशनल कैपिटल के रूप में बाद में कन्वर्ट कर देंगे, ये हमारा एजेंडा बन गया। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रारंभ में लोन वाला जो रास्ता अपनाया था उस रास्ते को छोड़ करके अब वर्तमान में एफडीआई का रास्ता अपनाया गया है, और एफडीआई को प्रमोट करने की बात की गई। एफडीआई एक ऐसा रास्ता है जो हमको बेस्ट टेक्नोलॉजी देता है, और उसके साथ ही साथ एक ऐसी मनी होती है जिसपे हमको रिस्क कम होता है। ठीक है, अगर ये हमारे देश पे अधिकार ना करें तो शायद ये रिस्क इस पे कम होता है। तो इस प्रकार मैं इस टॉपिक के अंतर ये डिस्कस करूंगा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसको आप लोग एफडीआई कहते हो, एक प्रमुख आर्थिक घटक है किसके लिए, इकोनॉमिक फैक्टर है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जो अर्थव्यवस्था में निवेश और वातावरण को इंगित करता है, और घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर के निवेशकों में विश्वास बहाली में मदद करता है। ठीक है, इससे अगर हमारे देश में, देखिए आपसे इकोनॉमिक्स में अभी मैं हाल ही के दिन में एक बुक्स पे काम कर रहा हूं जिसको कहते, मैं उस ब्रांच में काम कर रहा हूं इकोनॉमिक्स ऑफ पीस। इकोनॉमिक्स ऑफ पीस पे मैं काम कर रहा हूं, शांति का अर्थशास्त्र। ठीक है, ठीक है, तो जब शांति की बात करते हैं, जिस इकोनॉमी में विश्वास ज्यादा होगा, विश्वास का मतलब होता है हड़ताल कम होगी, आपका वहां पर कोई ऐसी घटना ना हो जिससे इकोनॉमिक एसेट्स तोड़ी जाए, वहां पर लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत आगे आते हैं। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स ऑफ पीस की बात करता हूं मैं। इकोनॉमिक्स ऑफ पीस कहता है कि जिस स्टेट में शांति ज्यादा रहती है, उपद्रव कम रहते हैं, आपने देखा होगा जो अशांति फैलाने वाले चर ज्यादा होते हैं, वहां पर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, और उस स्टेट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है जिस स्टेट में विश्वास बहाली ज्यादा होती है, कि गवर्नमेंट, उन स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि आप ट्रस्ट रखो, हम आपको सपोर्ट करेंगे।
आप देखोगे कि वहां पर विदेशी निवेशक ज्यादा जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट आपको प्रमोट करता है। तो एक प्रकार से इकोनॉमिक्स ऑफ पीस क्या कहती है? इकोनॉमिक्स ऑफ पीस यही तो बता रही है कि जहां पर शांति होगा, जहां पर विश्वास होगा, वहां पर हम ज्यादा जाएंगे। आपने देखा होगा भारत में अब एफडीआई का आप डेटा उठा के देख लो। एफडीआई का डेटा आपने देखा होगा, जहां पर प्रशासन ज्यादा तेज है, वहां पर एफडीआई ज्यादा आई होगी। ठीक है, जहां पर प्रशासन तेज है, तेज का मतलब जहां पर करप्शन को कम किया गया है, जहां पर हड़ताल कम होते हैं, जहां पर आंतरिक विद्रोह कम होते हैं। तो आपका एग्जाम्पल होना चाहिए बिहार। ठीक है, बिहार का एग्जाम्पल ले लो। आपका बिहार एग्जाम्पल होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब आपके पास मन में प्रश्न होगा कि आखिर एफडीआई यहां पे क्यों कम आई? कहीं ना कहीं विश्वास में कमी थी पूंजीपतियों के। विश्वास में कमी का कारण क्या था? वहां का प्रशासन उनका साथ नहीं दे रहा था, या प्रशासन जो था वो वास्तव में उतना एक्टिव नहीं था जितना पूंजीपति एक्टिव चाहते हैं। तो अगर आपकी इकोनॉमी में विश्वास बहाली होगी, इकोनॉमी में आपके पास, तो इकोनॉमी ऑटोमेटिक प्रमोट करेगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पाथ पे चलने लगेगी। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट पूंजीपतियों को बहुत अधिक आश्वासन देती है कि आप इन्वेस्टमेंट करो, हम आपके साथ हैं। आपने देखा होगा। तो ये इकोनॉमिक्स ऑफ पीस का पार्ट बन जाता कि शांति बहुत इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक फेवरेबल कंडीशन पैदा करती है। ठीक है, जैन स्टेट्स में आपने देखा होगा कि जहां पर पीस ज्यादा है, हड़ताल या आंतरिक दंगा विद्रोह कम है, वहां पर विदेशी पूंजी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रौद्योगिकी उन्नयन, विस्तार, उद्योग में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और पूंजीगत स्टॉक में वृद्धि, बुनियादी ढांचा आधार की मजबूती करने में सहायता करता है। इस प्रकार इससे अर्थव्यवस्था में खुशहाली का संपूर्ण स्तर परिलक्षित होता है। ठीक है, आपने देखा होगा खुशहाली, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस हैप्पीनेस इंडेक्स बन जाएगा। ठीक है, 1991 में आपका 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के उपरांत भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में दुनिया की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रति आकर्षित किया। 1991 में हमने विदेशी पूंजी का सम्मान किया। ठीक है, उनको आश्वासन दिया कि आप हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इन्वेस्टमेंट करिए, हम आपको अदर फैसिलिटी सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे, और जिससे हमारे देश में बहुत अधिक मात्रा में विदेशी पूंजी आई। और बहुत अधिक मात्रा में विदेशी पूंजी का आने का एकमात्र कारण था कि हमने अपने इकोनॉमी को लिबरल किया था, अपने इकोनॉमी में क्या किया था, रिस्ट्रिक्शंस को कम किया था। और इस रिस्ट्रिक्शंस को कम होने के कारण इकोनॉमी में बहुत अधिक मात्रा में फॉरेन कैपिटल आपकी कंट्री में आया। और इन विदेशी पूंजी से एक तरफ तो हमको प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कैपिटल की। ठीक है, विदाउट लोन के हमारे देश में कैपिटल जनरेट होने लगा। और दूसरा हमारे पास प्रॉब्लम थी इंटरप्रेन्योर की। इंटरप्रेन्योर का मतलब कहना तो उचित नहीं होगा, लेकिन आज भी भारतीय प्रथम बार इन्वेस्टमेंट करने में बहुत डरता है, चार लोगों से पूछता है। ठीक है, जहां पे सभी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उस इन्वेस्टमेंट को पकड़ता है। ठीक है, कई नया रिस्क फैक्टर नहीं काम करता। तो लैक ऑफ इंटरप्रेन्योर इन इंडियन इकोनॉमी नाम का एक मैगजीन में लेख छपा था, तब मुझे बड़ा दुखद लगा। दुखद इसलिए लगा कि आज भारत में साहसियों की कमी है, जबकि भारत में सबसे बड़ा साहसी एक किसान होता है जिसकी फसल पूरी तरह से रिउंड होने के बाद, पूरी तरह से बर्बाद होने के बाद पुनः अगले साल फसल बोने के लिए तैयार हो जाता है। सबसे बड़ा इंटरप्रेन्योर की अगर मैं एग्जांपल देता हूं, और उस देश में लैक ऑफ इंटरप्रेन्योर नाम का अगर लेख छपता है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो एफडीआई होती है, ये फॉरेन कैपिटल लाती है, साथ ही साथ इकोनॉमी में इंटरप्रेन्योर लाती है, और इकोनॉमिक ग्रोथ में ये हमारे विशेष एजेंट के रूप में काम करता है एफडीआई। ठीक है, तो इस प्रकार ये सुधार की प्रक्रिया के रूप में हम लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। सुधार की प्रक्रिया का मतलब यह होता है कि अर्थव्यवस्था में जो आपकी इकोनॉमी है, उसमें जो आपके पास रिस्ट्रिक्शंस थे, लगातार जाने वाले भारतीय अर्थव्यवस्था में कई क्षेत्रों में ऑटोमेटिक मार्ग से, देखिए यहां पे स्वचालित मार्ग की बात की जा रही है, स्वचालित मार्ग से आपके पास विदेशी पूंजी आने लगी। ठीक है, और 100% आपके पास, ठीक है, देखिए यहां पर आपके पास
ऑटोमेटिक आपके पास विदेशी पूंजी आने लगी। और ऑटोमेटिक विदेशी पूंजी आने का मतलब यह हुआ कि यहां पर 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी गई। यानी अब गवर्नमेंट लिबरल हो गई और ऑटोमेटिक रूट को परमिटेड किया। अब विदेशियों को बिना परेशानी के इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करने में इजी हो गया और इकोनॉमी उनको सपोर्ट करने लगी। तो एफडीआई हमारे ग्रोथ का एजेंट बन करके आई और यह विदेशी पूंजी हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ग्रोथ एजेंट के रूप में आ गया है। ठीक है। और इस प्रकार बड़ी मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आमंत्रित किए जाने के उद्देश्य से हमारे युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बन गई। और रोजगार के अवसरों का सृजन करना संपूर्ण आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने की बात इसमें की गई। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए सुधारों की एक प्रक्रिया लगातार जारी रहने से, सुधारों की एक प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक रिफॉर्म। इसके बाद का जो मेरा मॉर्निंग में लेक्चर होगा, मैं इकोनॉमिक रिफॉर्म पे ही काम करूंगा। आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म पे बात करूंगा, पुनः डिस्कस करूंगा। इस बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक हो जाता। तो ये सुधारों की प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। सुधारों की प्रक्रिया का मतलब यह होता है कि इकोनॉमी में इस प्रकार के जो रिफॉर्म होते हैं वो एफडीआई को प्रमोट करते हैं ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इनहेंस किया जा सके। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब इनहेंस होगा तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्थिक प्रणाली, सबसे तेजी से विकसित हो रही आर्थिक प्रणाली में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। हाल ही के वर्षों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य के तौर पर उभरी हैं और भारतीय कंपनियां भारत में अपेक्षाक्रम कम वेतन और बड़े पैमाने पर कुशल, अकुशल और अर्धकुशल कार्यबल की उपलब्धता है। हमारे पास 3 प्रकार के लेबर हैं। एक तो होता फुली स्किल्ड, ठीक है, फुली स्किल्ड लेबर जो पूरी तरह से कार्यकुशल होता है। दूसरा क्या होता है? मॉडरेट स्किल। मॉडरेट स्किल का मतलब होता है आधे कार्यकुशल आधे नहीं, कहते ना फुली मेच्योर्ड ना होना। और थर्ड आपके पास होता अनस्किल्ड लेबर। भारत एक ऐसा देश है जहां पर तीनों प्रकार के लेबर अवेलेबल है और तीनों कम मजदूरी पर उपलब्ध है, जिससे विदेश की कंपनियां कम मजदूरी के लिए भारत में निवेश करती हैं क्योंकि यहां पर लेबर कॉस्ट कम आएगी, श्रम मूल्य कम होगा। अब आपको याद आ जाना चाहिए श्रम मूल्य का सिद्धांत किसने दिया? इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर रिकार्डो और एडम स्मिथ श्रम के मूल्य सिद्धांत की बात करते हैं कि एक वस्तु के बनाने में जितना श्रमिक लगता है उसका मूल्य ही उस वस्तु का कॉस्ट कहलाएगा। अगर आपने रिकार्डो एडम स्मिथ का तुलनात्मक लाभ सिद्धांत पढ़ा होगा, रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत पढ़ा होगा, तो उसमें श्रम मूल्य की बात करते हैं। और यही श्रम मूल्य आज अर्थव्यवस्था में कम होने के कारण बड़ी मात्रा में विदेशी कंपनियां हमारे देश में स्टेब्लिश हो रही हैं और यहां से ऑपरेट किया जाता है। और आपको मैं बता दूं कि जितने बीओपी ठीक है, बीओपी आपके पास बीपीओ, सॉरी बीपीओ, ठीक है, बिजनेस प्रोसेसिंग जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं, ये सारी की सारी लगभग बढ़ के भारत में लगाए गए हैं और कस्टमर केयर की जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि हमारे पास लेबर कॉस्ट बहुत कम है और कम मूल्य पे अच्छे लेबर मिल जाते हैं और वर्ल्ड लेवल की कंपनियां बीपीओ सर्विस भारत से लेती हैं ताकि हम वर्ल्ड लेवल पर अब स्टेब्लिश कर सके। तो कहीं ना कहीं इनको मजदूरी मैटर करता, वेज मैटर करता, इसलिए ये कंपनियां करती हैं। ठीक है। आज भारत को दुनिया भर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए पसंदीदा फेवरेट स्थान माना जाता है। वर्ल्ड में अगर बात किया जाए तो सबसे फेवरेट पसंदीदा स्थान इसको माना जाता है। भारत में कुल वार्षिक प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह पिछले 15 सालों में 9 गुना बढ़ा है। इंपॉर्टेंट डेटा आपका, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेटा है, रेट इसको हाईलाइट कर देता हूं। 9 गुना वृद्धि हुई है। जो हमारे पिछले 15 सालों में एफडीआई की स्पीड है वो 9 गुना बढ़ी है तथा वित्तीय वर्ष 2002 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 6.1 अरब अमेरिकी डॉलर था, जो वित्तीय वर्ष 2016 में बढ़कर के 55 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। अब आप बताइए 6 अरब जो 2002 में था, अब देखिए कितने साल में, 14 ईयर में ये 55 अरब हो गया है, लगभग 10 गुना बढ़ चुका है। तो 10 गुना हमारे पास एफडीआई के रूप में विदेशी पूंजी बहुत आई है और इसकी स्पीड
2002 से लेकर के 2000 आपके पास 16 के मध्य 5-6 पॉइंट से बढ़कर के 55.5 हो चुका है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है जो इकोनॉमी में दिखा रहा है कि आपका एफडीआई इनफ्लो बहुत ज्यादा हुआ है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह पिछले 15 वर्षों के दौरान 16% के CAGR के साथ तेजी से रुक रहा है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वृद्धि वित्तीय वर्ष 2002 में 52.1% थी, जिसने 5 वर्षों की अवधि में वित्तीय में 155% के उच्चतम शिखर को छू लिया। तो जो हमारे पास वृद्धि दर थी, जो आपके एफडीआई का जो स्पीड थी वो 52% से बढ़कर के 155% हो चुका है। तो एक अच्छा हम सिंबल मान सकते हैं कि एफडीआई का इनफ्लो हमारी इकोनॉमी में बहुत तेजी से बढ़ा है और ये एक अच्छा हमारे पास इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा जो आपके पास प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह की वृद्धि दर है, वार्षिक वर्ष 2012 में 34% थी और वित्तीय वर्ष 2016 में करीब 23% हो गई है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास जो वृद्धि दर है वो 16 जो आपके पास 12 में 34% थी, 16 में थोड़ी सी कम हुई है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी हमारे पास इनफ्लो जो आपका है फॉरेन कैपिटल का वो तेजी से होता चला जा रहा है। अब आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हम सेक्टर पे अब काम करने जा रहे हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है भारत में निवेश करने वाले 10 प्रमुख देश कौन से, जो एफडीआई के रूप में आपके पास पूंजी लेकर के आते हैं। ठीक है, तो ये पूछा जाता है तो भारत में निवेश करने वाले 10 प्रमुख देशों में मॉरिशस की हिस्सेदारी सर्वाधिक है। ठीक है, जिसका अप्रैल 2000 से मार्च 2016 की अवधि में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मात्रा 33% का योगदान दिया मॉरिशस ने। तो पहला नंबर आ जाता है मॉरिशस, जहां पर ऑटोमेटिक रूट से सबसे ज्यादा विदेशी पूंजी आई। इसके बाद आपका सेकंड स्थान पर आता है सिंगापुर का नाम आता है। सिंगापुर से हमारे पास पूंजी आई और इसकी हिस्सेदारी आपके पास 16% है। थर्ड स्थान पर ब्रिटेन है 8% के साथ, जापान है 7% के साथ, अमेरिका और नीदरलैंड है 6% के साथ, जर्मनी एंड साइप्रस है 3% के साथ। तो इस प्रकार हमने देखा कि लगातार आपके पास विदेशी पूंजी आई और फ्रांस आपके 2% के साथ और संयुक्त अरब अमीरात 1% की हिस्सेदारी के साथ हमारे पास विदेशी पूंजी के रूप में अपना योगदान किया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो 10 कंट्री हैं, इन 10 कंट्री में आपका सबसे पहला स्थान मॉरिशस का, दूसरा स्थान आपके पास सिंगापुर का, तीसरा स्थान आपका ब्रिटेन का 1 पॉइंट, आपका 2 पॉइंट, आपका 3 पॉइंट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपका ऑर्डर है, इनको आपको याद रखना होगा। ठीक है, आपकी बात आती है सेवा क्षेत्र। अप्रैल 2000 से मार्च 2016 तक की अवधि के दौरान कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सबसे बड़ी हिस्सेदारी 18% धारण किए हुए है। ठीक है, सर्विस सेक्टर में सबसे, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तीनों सेक्टर में सबसे ज्यादा विदेशी पूंजी कहां आई है, तो आपका आंसर होना चाहिए इन द सर्विस सेक्टर, दैट हैव द 18% एफडीआई इनफ्लो हुआ है। ठीक है, इसके बाद निर्माण विकास मैन्युफैक्चर सेक्टर्स में सेकंड आपका प्लेस है। ठीक है, हिस्सेदारी कम से कम 8% है। कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह जो करीब 7% है की दर से आया है। तो आपका 3 सेक्टर प्रमुख सेक्टर हो गए। पहला आपका सेवा क्षेत्र, ठीक है, दूसरा आपका हो जाता है निर्माण क्षेत्र और तीसरा आपका पास हो जाता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है किस सेक्टर में कितनी पूंजी आई। तो ये मैंने आपको डेटा आपके साथ डिस्कशन किया, इसका कॉन्सेप्ट आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट हमारे पास होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी। ठीक है, आपका FII आकर्षित करने वाले सर्वोच्च जो 10 राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश हैं, अप्रैल 2000 से मार्च 2016 तक की अवधि का हम डेटा अगर डिस्कस करते हैं तो कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह में मुंबई की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही है। अब ध्यान से देखिएगा, जो मुंबई है यहां पर 29% आपकी हिस्सेदारी रही। अगर मैं किसी राज्य की बात करता हूं, सिटी की बात करता हूं, इसके पश्चात न्यू दिल्ली का आपका 22% के साथ दूसरा स्थान है। चेन्नई और बेंगलुरु का
7% के साथ तीसरा स्थान है और अहमदाबाद की हिस्सेदारी 5% रही है। तो ये आपके पास, मैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी में 10 राज्यों का जब बात करता हूं तो आपका पहला नंबर आ जाता है मुंबई का, दूसरा आपका आ जाता है हिस्सेदारी न्यू दिल्ली का, तीसरा हिस्सेदारी आपके पास चेन्नई और बेंगलुरु का 7% के साथ आ जाता है। तो ये डेटा आपका इंपॉर्टेंट डेटा है और इस डेटा को आपको याद रखना होगा। और ये डेटा मुंबई की हिस्सेदारी 29%, नई दिल्ली की हिस्सेदारी 22%, चेन्नई एंड बेंगलुरु की हिस्सेदारी 7% है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा है। और जब आपका डेटा प्रीवियस ईयर से कभी कभी डेटा ना पूछ करके रैंक पूछ लेते, किस सिटी का निम्न में से कौन सा प्रथम है, कौन सा द्वितीय है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। अब हमारे पास बात आती है, क्योंकि भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भारत में रोजगार सृजन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयबिलिटी रहेगी तो उससे कंजप्शन नेचर इनहेंस करेगा, और कंजप्शन नेचर इनहेंस करने से इकोनॉमी में कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल जनरेशन कम हो जाएगा। तो इसलिए आपके पास रोजगार सृजन इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। ठीक है, तो बीते कुछ वर्षों के दौरान भारत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे रक्षा, निर्माण, विकास, बीमा, पेंशन क्षेत्र, प्रसारण, आपका प्रसारण क्षेत्र, चाय, कॉफी, रबड़, इलायची, पाम ऑयल के वृक्षों और जैतून के तेलों में पौधारोपण, एकल ब्रांड खुदरा व्यापार, विनिर्माण क्षेत्र, सीमित दायित्व भागीदारी, नागर विमानन, क्रेडिट इंफॉर्मेशन, सैटेलाइट स्थापन, प्राचालन, और इनमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में व्यापक सुधार किए हैं। व्यापक सुधार का मतलब होता है कि इसमें एफडीआई को परमिट किए हैं और एफडीआई के लिए मार्ग को प्रशस्त किए हैं, अर्थात एफडीआई के लिए रास्ता ओपन किए हैं। परंतु अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने में हमारी अर्थव्यवस्था की क्षमता के मद्देनजर सरकार ने हाल में जून 2016 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश व्यवस्था में विशेषकर खाद्य उत्पाद, रक्षा, ठीक है, प्रसारण वाहक सेवाओं, औषधि और नागर विमानन, निजी सुरक्षा, इसमें भी उदारीकरण और सरलीकरण किया गया है। अर्थात इन सेक्टर्स में भी विदेशी पूंजी को लाया गया है और इकोनॉमी को लिबराइज किया गया है, और इकोनॉमी में कहा गया है कि इनमें विदेशी पूंजी को लगाया जाए, क्योंकि इन सेक्टर्स का डेवलपमेंट में योगदान बहुत ज्यादा। अब आपको मैं बात बता दूं, आपका एक प्रश्न हरदम बार बार आता है कि नहीं सर, दिस इज द प्राइवेटाइजेशन ऑफ द, ये हम विदेशी पूंजी को ला रहे हैं। आपका बैलेंस ग्रोथ मॉडल क्या कहता है? बैलेंस ग्रोथ मॉडल पे अगर आप प्रोफेसर नक्स ने जो दिया था बैलेंस ग्रोथ मॉडल, वैसे हालांकि आपका यह टॉपिक नहीं है, बट मैं एक बार ओरल डिस्कस करता हूं कि बैलेंस ग्रोथ मॉडल यही तो कहता है कि अगर इकोनॉमी में सारे सेक्टर का बैलेंस ग्रोथ नहीं होगा तो एक सेक्टर भी दूसरे उसको अपोजिट डायरेक्शन में खींचने लगेगा। मान लीजिए आपने सारे सेक्टर को डेवलप किया, ठीक है, और एक सेक्टर को छोड़ दिया, तो वो आपको डेवलपमेंट का जो प्रोग्रेशन है वो डिक्लाइन करने लगेगा। ठीक है, तो आपको सारे सेक्टर को डेवलपमेंट करना होगा, और सारे सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए आपके पास पूंजी कहां से आएगी? तो आपको तो एफडीआई लाना ही पड़ेगा। आपको उदारीकरण की प्रक्रिया और सरलीकरण की प्रक्रिया को इंप्लीमेंट ही करना पड़ेगा। नहीं, आप कैसे ये प्रॉब्लम को टैकल कर पाओगे? कैसे बैलेंस ग्रोथ मॉडल को इंप्लीमेंट कर पाओगे? क्योंकि गवर्नमेंट के पास उतनी अधिक पूंजी नहीं है, और भारत में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, और अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो इनके पास पैसे नहीं है। लोगों के पास बचते पैसे हैं तो बचत नहीं है, क्योंकि कंजप्शन में मोस्ट ऑफ द इनकम खर्च हो जाती है। तो जब आपके पास बचत नहीं होगी तो कैपिटल कहां से होगी? जब कैपिटल नहीं होगी तो बैलेंस ग्रोथ मॉडल इंप्लीमेंट कैसे होगा? तो आपको एफडीआई लानी ही पड़ेगी और सभी क्षेत्रों में सरलीकरण करना पड़ेगा। नहीं तो बैलेंस ग्रोथ मॉडल का कॉन्सेप्ट आप नहीं इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो ये आपके पास एक स्ट्रेटजी है, ठीक है, और यही के लिए गवर्नमेंट कभी कभी प्राइवेटाइजेशन भी करती है, ताकि कभी कभी जिस सेक्टर में एफडीआई नहीं आना चाहती है। अब आप बताइए कि एक सेक्टर है जिस सेक्टर में एफडीआई कहती है कि मैं नहीं आऊंगी, उस सेक्टर में अगर प्राइवेट सेक्टर आना चाहता है और गवर्नमेंट के पास पूंजी नहीं है, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि हम विदेशी पूंजी को ना लाएं, दूसरा प्राइवेट सेक्टर का निजीकरण ना करें, और तीसरा ऑप्शन है कि या तो हम अभी प्राइवेटाइजेशन करके उसका इकोनॉमिक ग्रोथ कर लेते हैं। बाद में मैंने कहा कि प्रत्येक कैपिटल का नेशनलाइज करना अनिवार्य है।
ठीक है, प्रत्येक कैपिटल का नेशनलाइज करना अनिवार्य है, तो इस नेशनलाइजेशन से हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोसेस को पुनः अपना सकते हैं। ओके, तो ये हम देख सकते हैं कि इकोनॉमी में जो फॉरेन कैपिटल है वो वास्तव में बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, और इसका उदारीकरण, इसकी सरलीकरण की प्रक्रिया हमको तेज करनी होगी। नाउ, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रक्रिया को युक्ति संगत और सरल बनाने के वास्ते हाल में किए गए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सुधार कौन कौन से हैं? सरकार ने निवेश वातावरण में तेजी लाने के लिए, आपका जो इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट है उसको इनहेंस करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, बड़ी मात्रा में निवेश आकर्षित करने के वास्ते हाल में खाद्य उत्पादों, विनिर्माण क्षेत्रों, ठीक है, प्रसारण वाहक, ठीक है, औषधि, नागर विमानन, निजी सुरक्षा, साख कार्यालय, संपर्क कार्यालय अथवा परियोजना कार्यालय की स्थापना, पशुपालन और एकल ब्रांड खुदरा व्यापार के क्षेत्रों में विदेशी निवेश को उदार किया है, और हमारे पास अब एफडीआई इन सेक्टर्स पे भी आने लगी है। ठीक है, जिसके बारे में आप क्रम से नीचे देखिएगा, तो भारत में देखिए कि जो आपके पास विनिर्मित वस्तुएं, मैन्युफैक्चर कमोडिटी है, उत्पादित खाद्य उत्पाद है, भारत सरकार ने भारत में विनिर्मित अथवा उत्पादित खाद्य उत्पादों के संबंध में ई कॉमर्स सहित ट्रेडिंग के लिए सरकारी स्वीकृत जो गवर्नमेंट मार्क है के अधीन 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति लाई है। ध्यान से देख लेना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका हो जाता है कि भारत में विनिर्मित या उत्पादित खाद्य उत्पाद सेक्टर में गवर्नमेंट ने ऑटोमेटिक मार्ग से, गवर्नमेंट ऑटोमेटिक मार्ग के माध्यम से 100% एफडीआई की परमिशन प्रदान की गई है। ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में ये आएगा। दूसरा आपके पास है रक्षा क्षेत्र, जो आपके पास डिफेंस सेक्टर है। सरकार ने स्वचालित मार्ग के अधीन कंपनी की इक्विटी को 49% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भागीदारी की अनुमति दी है, और 49% से अधिक विदेशी निवेश की अनुमति अब सरकारी स्वीकृत मार्ग के जरिए दी गई है। रक्षा क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को अब शस्त्र अधिनियम 1959 के अधीन छोटे हथियार और गोला बारूद के विनिर्माण के लिए भी लागू कर दिया गया कि इस सेक्टर पे आइए और ऑटोमेटिक रूप से आप इतना एफडीआई के रूप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इस जो आपका एक्ट 1959 है इसको थोड़ा सा लिबरल किया गया है। आपके पास है प्रसारण, आपने देखा होगा जो आपके पास आईपीएल मैच होते हैं, आपके पास, ठीक है, ये डायरेक्ट होम जो डीटीएच होते हैं, ये प्रसारण आते हैं। तो प्रसारण वाहक सेवाएं जो है सरकार ने टेलीपोर्ट्स, डायरेक्ट टू होम, केबल नेटवर्क्स, ठीक है, राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा जिला स्तर पर प्रचालन में और कहते हैं डिजिटाइजेशन में, संबोधनी में, प्रति नेटवर्कों को अपग्रेडेशन में, इसमें भी आपको स्वचालित मार्ग से 100% विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की गई है। ठीक है, यानी आपका जो प्रसारण सेवा है इसमें ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से 100% विदेशी पूंजी आ सकती है, दैट इज नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर 100% विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इसके अलावा केबल नेटवर्कों में स्वचालित मार्ग से 100% विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। ठीक है, आपने केबल देखा होगा, तो इस प्रकार आपने देखा होगा कि इस सेक्टर में भी आपके पास टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में भी लाया गया। अगला अगर मैं बात करता हूं तो औषधि क्षेत्र की बात करता हूं, और औषधि क्षेत्र में भी जो आपके पास फार्मा, क्योंकि भारत वास्तव में भारत में हेल्थ जो होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर है, और हेल्थ को इनहेंस करना हमारा मेन एजेंडा होता है। तो इस सेक्टर में हम लोग 100% एफडीआई को लाए हैं, और ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को हम लोग तेज कर सकें, तो औषधि क्षेत्र में भी 100% एफडीआई को परमिटेड किया गया। ठीक है, इस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ब्राउन फील्ड फार्मास्यूटिकल्स में 74% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को स्वचालित मार्ग से और 74% से ऊपर सरकारी स्वीकृत मार्ग से जारी रहेगा। ठीक है, अब आपके पास बात आती है नागर विमानन क्षेत्र में। नागर विमानन वही आपके पास हवाई अड्डे वाले क्षेत्र में। हवाई अड्डों के बारे में लागू नीति के अनुसार ग्रीन फील्ड परियोजनाओं में 100% विदेशी निवेश की, ब्राउन फील्ड परियोजनाओं में 75% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति सरकारी मार्ग के अधीन
परमिट की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि इसमें भी आपके पास ऑटोमेटिक रूट से 100% पूंजी आ सकती है। ठीक है, अब इस सीमा को प्रेजेंट टाइम में इस सीमा को 100% तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास 49% तक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति स्वचालित मार्ग से रहेगी और 49% से अधिक की जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति रहेगी वो सरकारी स्वीकृत के अधीन रहेगी। आपको दो मार्ग होते मैंने आपको बताया, एक आपका ऑटोमेटिक रूट होता है, एक गवर्नमेंट परमिशन रूट होता है, गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। और स्वचालित मार्ग से में क्या होता है, परमिशन आपको प्री परमिशन नहीं लेना पड़ेगा। तो आप 49% तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और 49% तक आप इन्वेस्टमेंट करिए, नो प्रॉब्लम, ऑटोमेटिक मार्ग से आपकी पूंजी आ जाएगी। लेकिन 49% के जैसे ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करोगे आपको गवर्नमेंट परमिशन वाला रूट अपनाना पड़ेगा और इस प्रकार गवर्नमेंट परमिशन वाला रूट क्या करेगा, इकोनॉमी में पूंजी को इनफ्लो बढ़ाएगा। ठीक है, अगली बात मैं बात करता हूं कि भारत में निजी सुरक्षा एजेंसियों में लागू नीति में निजी सुरक्षा एजेंसियों में 49% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति सरकारी स्वीकृत मार्ग के अधीन है तथा 49% तक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति इस क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के अधीन है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि आगे सरकारी इस मार्ग के द्वारा 74% तक आप विदेशी पूंजी को बढ़ा सकते हैं। तो इन्हें दो मार्गों को अपनाया गया। कहीं ना कहीं हम विदेशी पूंजी के प्रति अपना उदारीकरण या सरलीकरण की वाली पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा भारत में शाखा कार्यालय, संपर्क कार्यालय, परियोजना कार्यालय, व्यवसाय करने के कोई अन्य स्थान की स्थापना के लिए आवेदक का मूल व्यवसाय रक्षा, दूरसंचार, निजी सुरक्षा अथवा सूचना प्रसारण, यह निर्णय किया गया है कि उन मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक या अलग सुरक्षा स्वीकृत प्राप्त करने का अपेक्षित नहीं होगा। अगर आप कोई शाखा कार्यालय खोल रहे हो तो उस शाखा कार्यालय के लिए आपको परमिशन की आवश्यकता नहीं है और इसमें क्या होता है कि आपको ओपन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, पशुपालन में आप देखिए, पशुपालन में आपके पास मछली पालन, एक्वाकल्चर और एपीकल्चर में 100% अनुमति है और जो ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से विदेशी पूंजी आ सकती है। पूंजी आई वो मछली पालन, एक्वाकल्चर, एपीकल्चर में 100% की अनुमति नियंत्रित शर्तों के अधीन स्वचालित मार्ग के अधीन की गई। ठीक है, तो ऑटोमेटिक रूट्स के अध्ययन अंतर्गत आ सकती है और इन गतिविधियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए नियंत्रित शर्तों की अपेक्षा समाप्त करने का निर्णय किया। अब देखिए, अब आपके पास कोई टर्म एंड कंडीशंस भी नहीं। जब टर्म एंड कंडीशंस नहीं है तो आप समझ सकते हो कि जब टर्म एंड कंडीशन नहीं है तो लोग बहुत अधिक फ्रीली रूप से, सरलीकृत रूप से इस सेक्टर से आए और विदेशी पूंजी को लगाने लगे, जिससे हमारा एग्रीकल्चर जो आपके पास एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर है, ये भी सेक्टर तेजी से इनहेंस करने लगा। आपके पास अगला है एकल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग। अत्याधुनिक नवीन प्रौद्योगिकी से युक्त आपके पास उत्पादों की एकल ब्रांड रिटेलिंग ट्रेडिंग को संचालित करने वाली कंपनियों के लिए 5 वर्षों के लिए छूट स्रोत व्यवस्था जारी रखने और 3 वर्षों के लिए स्थानीय स्रोत व्यवस्था को छूट प्रदान करने का फैसला लिया गया। ठीक है, एकल ब्रांड रिटेल का मतलब होता है जैसे एक ब्रांड है आपका, एक ब्रांड के कई चीजें होती हैं। अगर आप इसमें नई टेक्नोलॉजी के उत्पाद को ला रहे हैं तो इन कंपनियों को 5 वर्ष के लिए छूट दिया गया कि अगर आपका एकल ब्रांड का मतलब होता है, मान लीजिए कोई आपका ब्रांड है, पर्टिकुलर ब्रांड है, आप शूज में देखते हो बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड के शूज आते हैं, ये एकल ब्रांड होते थे। या अगर आपको शूज कंपनियां लगती हैं तो 5 साल के लिए आपको क्या होता है, छूट दी जाएगी। वहीं अन्य आप जारी रखने और 3 वर्षों के लिए स्थानीय स्रोत व्यवस्था पर छूट प्रदान करने का फैसला लिया गया। तो इस प्रकार गवर्नमेंट ने एकल ब्रांड, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो पॉपुलर ब्रांड है वो वर्ल्ड में विदेशी कंपनियों की ज्यादा है, तो उनको ये छूट प्रदान किया गया ताकि आप यहां पर आए और अपना प्रोडक्शन करें ताकि इंप्लॉयमेंट इनहेंस हो सके। ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को सरल बनाते हुए, ठीक है, विदेशी निवेश आमंत्रित करने की प्रक्रिया को निवेशकों के समय और ऊर्जा को बचाने के लिए, क्योंकि पहले टाइम बहुत लगता था। ठीक है, जो गवर्नमेंट रूट वाला था उसमें परमिशन लेने में बहुत टाइम लग जाता था, महीनों लग जाते थे, बचाने के लिए सरल कर दिया गया है। अब क्या होता, काफी इजी गोइंग हो गया और क्षेत्र सीमा में बढ़ोतरी, स्वचालित मार्ग के अधीन और अधिक गतिविधियों को लाए जाने और विदेशी निवेश के लिए शर्तों को सरल बनाए जाने से भारत विश्व आर्थिक व्यवस्था में
अधिक मुक्त अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अब ये एक प्रकार से लिबरल इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी, आपका क्या होता है, एक प्रकार से ऐसा इकोनॉमी जहां पे सारे आपके एजेंट फेवरेबल हैं, वो बन जाएगा। तो इस प्रकार आज हमारे पास भारत में रोजगार बढ़ रहा है, विदेशी तथा घरेलू निवेश दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं। और इसके साथ जैसे मेक इन इंडिया कार्यक्रम क्या था कि आपको अपने देश में मैन्युफैक्चर हब बनाना है। मैन्युफैक्चर हब, पहले एक याद रखना वर्ड होता है, आपको मैं लास्ट में आपसे डिस्कस करूंगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेड इन इंडिया, आपने नाम सुना होगा, इसके पूर्व चलता था, और प्रेजेंट टाइम में मेक इन इंडिया ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। दोनों में बेसिक अंतर क्या है ये आप मुझे लास्ट में बताएंगे डिस्कस करते वक्त कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेड इन इंडिया एंड मेक इन इंडिया। तो अब हम लोगों ने मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया है और मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत काम करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश प्रस्तावों से घरेलू निवेश वातावरण में मजबूती आएगी और इसके अलावा आने वाले दिनों में हमारे देश के लाखों युवाओं को फायदा पहुंचेगा। जो हमारे पास युवा वर्ग है, हमारे पास, ठीक है, यूथ है, उसको काफी अधिक बेनिफिट होगा कि इसको एम्प्लॉयमेंट या उद्यमशीलता जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो इनहेंस कर जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास जो रक्षा क्षेत्र है, जो आपके पास डिफेंस सेक्टर है, वैश्विक रक्षा कंपनी, जो विश्व की बड़ी बड़ी रक्षा कंपनियां हैं, भारत में विनिर्माण आधार को स्थापना के लिए सहायता करना, अगर भारत में कोई कंपनी काम कर रही है तो उसको हेल्प करना, इसका एमओयू, ठीक है, आपका सरकार के प्रतिष्ठित मेक इन इंडिया पहल को प्रोत्साहित करने के अंतर्गत किया गया। साथ ही साथ जो आपके पास टेलीकास्टिंग है, इसको डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया को तेज करना, बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना, बेहतर उपग्रह क्षमता में सहायता करना, ग्रामीण बाजारों में मल्टी सिस्टम ऑपरेट की वृद्धि करना भी इसके अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी जो आपकी है उसमें भी स्वचालित मार्ग से 74% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को परमिटेड किया गया है। तो कहीं ना कहीं हमने विदेशी पूंजी के प्रति अपने सकारात्मक रवैये को अपनाया है और यह सकारात्मक रवैया हमारे लिए काफी अधिक बेनिफिटेड है। और इस तरह हमारी इकोनॉमी में लगातार एफडीआई बढ़ती चली जा रही है और इस एफडीआई के परिणाम स्वरूप आज हम लोग बहुत अधिक इकोनॉमिक ग्रोथ के पैटर्न को फॉलो कर चुके हैं और आपको दिख रहा होगा पीडीएफ। ठीक है, अभी हम लोग इस पे डिस्कस करना चाहते हैं। भारत में जो आपके पास एफडीआई आती है, एक तो स्वचालित मार्ग से आती है और दूसरा सरकारी मार्ग से आती है। ठीक है, तो इन दोनों मार्गों को अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एफडीआई जो होती है वो आप जानते हो कि विदेशी पूंजी, ठीक है, हमारे पास जब देश में आती है और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती है तो उसे हम एफडीआई कहते हैं। और एफडीआई में जो भारत है वो अपनी भूमिका निवेश मार्गों को जो निवेश मार्ग है वो एक परमिशन मार्ग है कि किस तरह से हमारे देश में पूंजी, विदेशी पूंजी आ सकती है, उसको हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे। एफडीआई को भारत के आर्थिक विकास की सहायता करने वाले निवेश का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। जो भारत में इन्वेस्टमेंट होता है वो वास्तव में एफडीआई के रूप में बहुत अधिक होता है। और भारत ने 1991 के आर्थिक संकट के मद्देनजर आर्थिक उदारीकरण का साक्षी शुरू किया, जिसके बाद एफडीआई में तेजी से वृद्धि हुई है। भारत में जिस मार्ग से एफडीआई हमारे पास आता है, पहला मार्ग है आपका स्वचालित मार्ग और दूसरा मार्ग है आपका सरकारी मार्ग। चलिए दोनों को देख लेते हैं। स्वचालित मार्ग तब होता है जब किसी भारतीय कंपनी या अनिवासी भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय सरकार से विदेशी निवेश के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। दैट इज, विदेशी पूर्व अनुमति की आवश्यकता अगर नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिक रूट। वो पूंजी, ये अधिकतर हम लोग भारतीय कंपनियों के लिए या अनिवासी भारतीयों के लिए परमिशन दिया जाता है कि आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन नहीं लेना। कई क्षेत्रों में 100% स्वचालित मार्ग के अंतर्गत आते हैं। कई क्षेत्र हैं जिसमें से देख लिया 100% स्वचालित मार्ग के अंतर्गत कौन कौन से सेक्टर आते हैं। आम लोगों में एग्रीकल्चर, पशुपालन, हवाई अड्डे, हवाई परिवहन सेवाओं, ऑटोमोबाइल, निर्माण कंपनियां, खाद्य प्रसंस्करण, आभूषण, स्वास्थ्य देखभाल, बुनियादी सुविधाएं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, आतिथ्य, पर्यटन आदि जैसे उद्योगों में क्या होता है, जहां जिस क्षेत्र में 100%
जो आपके पास एफडीआई है वो स्वतः मार्ग से आएगी, जिसमें आपको अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास 100% है। दूसरा आपके पास मार्ग आपका होता है दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट रूट। ठीक है, सरकारी मार्ग कहलाता है। और इस मार्ग के अंतर्गत, ठीक है, माध्यम से भारत में एफडीआई आते हैं, और इसमें सरकार से जो ये आपके पास जो भी निवेश होगा उसको अनिवार्य रूप से सरकार से पूर्व मंजूरी लेनी होगी। आपको परमिशन लेना होगा, तब आप इंडिया में आ सकते हो और आप अपनी कंपनी को लगा सकते हो। तो इस प्रकार से आपको परमिशन लेकर के, पूर्व परमिशन लेकर के, ऐसे नहीं कि आप लगाने के बाद परमिशन लो, परमिशन ले, पूर्व परमिशन के बाद आप आ सकते हो और अपनी कंपनी को लगा सकते हो। ठीक है, और इस प्रकार जो हमारे पास ऐसी कंपनियों को विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल के माध्यम से एक आवेदन पत्र भरना होगा। जैसे आप चाहते हो कि आप इंडिया में आओ, तो आपको पहले एक आवेदन पत्र भरना होगा, जमा करने की आवश्यकता होती है। उन्हें एकल खिड़की निकासी प्राप्त करने में सक्षम बनाता। पोर्टल तब विदेशी कंपनी के आवेदन से संबंधित मंत्रालय को अग्रेषित करता है, जो आवेदन स्वीकृत देने या अस्वीकार करने का विवेक रखता है। ठीक है, तो इस प्रकार स्वचालित मार्ग की तरह सरकारी मार्ग से भी 100% की एफडीआई तक की अनुमति देता है, लेकिन आपको परमिशन लेना पड़ेगा। आपने देखा होगा, जब अभी मैं एफडीआई पे डिस्कस कर रहा था, तो दोनों मार्ग, आपका स्वचालित तथा गवर्नमेंट, दोनों मार्ग से कहीं कहीं पर 100% मैं आपको बताता चल रहा था। तो मतलब दोनों मार्ग से 100% है। अगर आप एनआरआई नहीं है तो आपको लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। अब जैसे एफडीआई सेक्टर है, भारत में एफडीआई का प्रतिशत, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 20%, आपके पास प्रसारण संबंधी सेवाएं 49%, मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग 51%, छापे मीडिया आपका 26%। तो इस प्रकार की आपके पास विदेशी पूंजी आ सकती है। और हमारे देश में एक पॉइंट आप नोट रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में जिन क्षेत्रों में एफडीआई निषिद्ध है, नहीं आ सकती है विदेशी पूंजी, जिसमें ना तो ऑटोमेटिक रूट से आ सकती है, ना तो गवर्नमेंट रूट से आ सकती है। वो कौन कौन से? पहला, एटॉमिक एनर्जी सेक्टर, विदेशी पूंजी इसमें नहीं आएगी। दूसरा, जुआ, सट्टेबाजी, व्यवसाय और लॉटरी, इसमें भी विदेशी पूंजी नहीं आएगी। आपके पास चिट फंड निवेश, इसमें विदेशी पूंजी नहीं आएगी। कृषि और वृक्षारोपण गतिविधियां, इसमें भी विदेशी पूंजी नहीं आती है। ठीक है, आपके पास ये मत्स्य पालन, बागवानी, आपके पास चाय बागान, पशुपालन, इनमें आ सकती है, बट आपके पास इसमें नहीं आती है। रियल एस्टेट, देखो आपने एग्रीकल्चर में कानून यही तो कह रहा था, एग्रीकल्चर जो आपका पास कितना अधिक विवाद हुआ, तो कहीं ना कहीं एफडीआई का ही मैटर फंस रहा था वहां पर। रियल एस्टेट, आवास, बस्ती, ठीक है, यहां पर आपके पास बस्ती और वाणिज्य परियोजनाओं को छोड़कर के रियल एस्टेट और आवास में नहीं आएगी। टीआरडी ट्रेडिंग, सिगरेट और शिकार, तंबाकू उद्योग द्वारा निर्मित, इनमें भी एफडीआई अब नहीं आएगी। तो इस प्रकार हमारे पास प्रत्यक्ष विदेशी प्रत्यक्ष निवेश दोनों के लिए फायदेमंद होता है। जो लगाता है उसके लिए फायदेमंद है, और जिस कंट्री में आती है उस कंट्री के लिए फायदेमंद है। जो भारतीय कंपनी भारत में निवेश करती है, साथ ही जिस देश में निवेश किया जाता है, निवेश करने वाले देश के लिए एफडीआई कम लागत का अनुवाद करता है, और इस प्रकार वहां के मानव संसाधन को प्रयोग करके बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है, आपके लाभ और उत्पादन को बढ़ाता है। लेकिन इसमें जैसे कोई भारत में कंपनी आती है एफडीआई के अंतर्गत, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक रणनीति होनी चाहिए कि जो आप प्रॉफिट के रूप में हिस्सा लेकर के बाहर जाते हो, उसको री इन्वेस्टमेंट करे, तो इकोनॉमी में एफडीआई के लॉसेस जो होंगे वो कम हो जाएंगे। अगर आप री इन्वेस्टमेंट ज्यादा करोगे, तो री इन्वेस्टमेंट ज्यादा करने से आपकी इकोनॉमी में जो मनी आउटफ्लो है वो कम हो जाएगा, और मनी आउटफ्लो कम होते ही आपकी इकोनॉमी सेफ मोड में चली जाएगी। तो ये आज का हमारा लेक्चर रहा एफडीआई पर। अब आपको उम्मीद है मुझे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, एक अच्छा क्विक रिवीजन भी हो गया होगा। ठीक है,